मॉर्निंग बच्चों। हमने सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय शुरू किया था, जिसमें हमने संसद के बारे में पढ़ा। संसद क्या है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, संसद की भूमिका क्या है, टोटल नेशनल पार्टीज कितनी हैं, हाँ, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इससे पहले हमने पढ़ा कि प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें किस तरह से काम किया जाता है। आपको यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं जिसमें कि दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है, एक का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसमें 1930 के दशक में इनका निर्माण किया गया है। बाईं ओर आपका साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। और दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। आपको ये होमवर्क है कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में किस किस के ऑफिस हैं। हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे आज। हाँ, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, अंडरलाइन। सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, अंडरलाइन कीजिए। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की अहम भूमिका अदा करते हैं, अंडरलाइन कीजिए। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यहाँ पे दो तीन शब्द आए। एक है प्रश्नकाल, जो कि जब संसद का सत्र शुरू होता है पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। दूसरा घंटा होता है उसे जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने एक दूसरा शब्द इसमें आया, विपक्षी दल। विपक्षी दल जो मेजॉरिटी में सेकंड पार्टी होती है वो विपक्षी दल के नेता होते हैं। वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। यहाँ पर संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण है। इसमें एक प्रश्न बताया गया है जो कि संसद में पूछा जाता है। एक सांसद पूछेंगे किसी मिनिस्टर से और पहले क्वेश्चन होता है उसके बाद आंसर दिया जाता है उसका। नीचे है सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रण करती है, इसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। जब सांसद क्वेश्चंस पूछते हैं तो सरकार को उसका उत्तर देना पड़ता है, इसलिए विपक्ष से के सवालों से बचना और सांसदों के सवालों का उत्तर देना, जवाब देना, ये सरकार का दायित्व है। आगे है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं, अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ संसद में कौन कौन होते हैं। हम यहाँ भी पढ़ते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारी क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आगे आने लगे हैं। अब आपको पता है पहले हाई प्रोफाइल लोग ही चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। अब हर तबके के लोग, वो चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे दूसरे किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी जाति और धर्म के हैं, सबको समान प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। पहली लोकसभा हमारी 1951-52 में शुरू हुई थी, जिसमें कि मतदान हुआ था 61%।
16वीं लोकसभा 2014 में है, जिसमें 66% का मतदान है। इसमें अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें SC ST के लिए आरक्षित की गई है। SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों के लिए दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। अगर आदिवासी का अपना नेता चुन के जाएगा, दलित का अपना नेता चुन के जाएगा, पिछड़े वर्ग का अपना नेता चुन के जाएगा, तो वो उनकी समस्याओं को और अच्छे तरीके से उजागर कर सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी 9% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों में जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। स्वीकृति, गठबंधन और अनसुलझे। स्वीकृति होती है किसी भी कार्यों को करने के लिए सहमति प्राप्त करना, सहमति देना। गठबंधन होता है दो समूहों का गठजोड़। और अनसुलझे होते हैं जिन समस्याओं का समाधान आसानी से उपलब्ध ना हो सके, वो होते हैं अनसुलझे। क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि वयस्कों को मत का अधिकार होना चाहिए। मैंने आपको पीछे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वयस्क मताधिकार कब मिला, कैसे मिला, किसने इसके लिए संघर्ष किया। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, वो बताने हैं। उसके बाद आपके लिए होमवर्क क्या है, नीचे यहाँ दिया गया है कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप अपने मम्मी पापा किसी से पूछ लीजिए या फिर खुद भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, आपने इलेक्ट किसको किया है, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे CM कौन है और PM कौन है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, जो सेकंड मेजॉरिटी की जो पार्टी है वो स्टेट में कौन सी है, सेंटर में कौन सी है, पिछले चुनाव कब हुए थे, अभी हमारे 2019 में हुए हैं, इससे पिछले कब हुए थे, अगले चुनाव कब होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कब होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कब होंगे, आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं, स्टेट में कितनी है, सेंटर में कितनी है। आपको ये सर्च करना है, ढूंढना है और लर्न करना है। फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आज यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको पिछला क्लियर नहीं हो जाता। आपकी बोर्ड की क्लास है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप साथ के साथ जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे लर्न भी करें। धन्यवाद।